ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9.1 की कुछ जो 3 के बाद के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूंगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ आपको जितने भी टाइप्स हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके सभी फिनिश होते जाएंगे और आप समझेंगे भी, समझ में भी आपको आएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें दिया गया है 4th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। कुल मिला के आपको टावर की हाइट निकालनी है और अब आपको फिगर इसमें बनाना है, जैसे कि आपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस में भी बनाया। फर्स्ट क्वेश्चन में केवल आपको फिगर गिवन था, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसके फिगर को बना लिया तो फिर आप समझ जाएंगे कि क्लियर कैसे वैल्यू, कौन सी वैल्यू गिवन और किसको फाइंड आउट करना। आपका नेचुरल है कि टावर होगा तो ये सीधा होगा ज़मीन से, इसका एक इस तरह से। अब आप देखो, इसमें दिया था एंगल ऑफ द एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स होता है आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल बनेगा। अगर सपोज दैट आप यहाँ बैठे हो नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन एंगल बनेगा। तो एलिवेशन एंगल में क्या हो गया, एलिवेशन एंगल फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ग्राउंड इज 30 मीटर। ये जहाँ से हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए आप A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। यहाँ से आपको इस C पॉइंट को देख रहे हैं तो आपका एलिवेशन जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का दिया गया है, ये दिया है 30 डिग्री का। और आपको जो डिस्टेंस दे रखी है फुट ऑफ द टावर, ये आपको दे रखी है 30 मीटर। हाँ, आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर मीन्स h मीटर। h आपको लेट कर लिया। तो आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, लिखना पड़ेगा सारा कुछ। तो BC इज ए टावर, आपने लेट कर लिया, लेट BC इज ए टावर और BC इज इक्वल टू आपको दे रख इज इक्वल टू, यहीं पे आप लिखना चाहो इज इक्वल टू h मीटर लिख दो। AB बेस है इज इक्वल टू 30 मीटर। एंगल A इज इक्वल टू थीटा मीन्स 30 डिग्री दे रखा है। तो अब आपको जो भी गिवन था वो आपने लिख लिया और फाइंड जो करना है वो देखिए। इन राइट ट्राइंगल ABC, अब आप सिंपली देखो, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे उसमें लास्ट में जो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, 10 में। तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10, पहले आप ऐसे लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हो गया h, बेस हो गया 30। अब आप देखो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर आपको वैल्यू लर्न नहीं है तो आप नेचुरल आप यहीं रुक जाएंगे, एक मतलब इसमें कुछ सोचने की बात भी नहीं है, क्योंकि आपको ये क्लियर है कि आपको 10 30 यूज़ करना, आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर आती है तो आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज तो आपको यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू क्या आया, h अपॉन 30। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h इज इक्वल टू 30, h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब ये देखो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है क्योंकि √, नीचे आ रहा है तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 30 √3। अब नीचे क्या है, √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 क्योंकि √ फिनिश हो जाएगा, ये बनेगा 10 √3। अब आपको लिखना है हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया और इसमें कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह से आपने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसके बाद के क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले को देखेंगे कि उसमें हमें क्या निकालना है। इसमें क्वेश्चन का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या आपको गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे बड़ा केयरफुली। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली
tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. कोई फ्लेक्स मतलब कोई झुकाव नहीं है, कोई स्ट्रिंग में झुकाव नहीं, उसको नेग्लेक्ट मान के चल रहा है। अब आपको सिंपल देखना, हाइट ऑफ द फ्लाइंग इज हाइट 60 मीटर, मीन्स आपकी एक जो काइट है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से हम कोई काइट को उड़ा रहे हैं और ये हमारी काइट यहाँ पे पहुँच गई है, थोड़ा सा हमारा तिरछी होती है, ये वाली काइट हमने यहाँ से उड़ाना शुरू किया और ये इस पोजीशन पे है यहाँ पे, जिसकी की हाइट ज़मीन से कितनी है 60 मीटर। अब इसको आप ग्राउंड से टच करा दीजिए इस तरह से, ये आपकी हो गई। तो आप ए, बी और सी, यहाँ पे आपका हो गया 90 डिग्री और ये आपका ज़मीन के साथ या ग्राउंड के साथ उसका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आप देखिएगा उसकी हाइट, जो हाइट है काइट की ग्राउंड से वो कितनी है 60 मीटर एवं, तो हाइट तो सीधी आप ऐसे इस तरह से मेजरमेंट की जाएगी, तो ये 60 मीटर हो गई। अब उसने कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स AC, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, AC आपकी निकालनी है। ये जो स्लैग हमारा आ रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि स्लैग इसमें नहीं है, कोई झुकाव इसमें नहीं है, तो हम इसमें बिल्कुल झुकाव को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हमारा उसने कंप्लीटली छोड़ दिया। अब आप देखिएगा हमारा राइट ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल जैसे आपके पीछे के क्वेश्चंस में किया था कि आपने 60 डिग्री का, हमारा देखिए हाइट भी है और 60 डिग्री एंगल भी गिवन है और मुझे एक साइड गिवन है, ये साइड मुझे फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मली आप देखो, आप यहाँ से लिखोगे ए हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल टू 60 मीटर, आप ऐसे लिख दो BC इज इक्वल टू 60 मीटर और एंगल A इज इक्वल टू आपको दिया है 60 डिग्री। अब आप लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू X मीटर। अब कुल मिलाकर के आपको ये क्लियर हो गया कि हमें हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस निकाली थी कि 90 के सामने की साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, और यही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग है, ये हमारा धागा है जो काइट का धागा है, इस तरह से बंधा हुआ है, क्योंकि काइट जो है स्ट्रेट नहीं सीधी होती है, हमेशा इस तरह से झुकी होती है। हम यहाँ खड़े होंगे तो काइट हमारी यहाँ पे हो गई। अब आप देखिएगा इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक निकालनी और एक गिवन है, तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में रिलेशन बनेगा, साइन में। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो आप देखेंगे कि 10 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 60, हाइपोटेनियस है x, तो अंडर, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 16 अप इंटू अपॉन एक्स, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन अंडर रूट 3। अब आप यहाँ एक क्लियर देखिएगा कि हमारा बहुत आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू फाइंड आउट करना, अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 120 अंडर रूट 3 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, इससे आप इसको कट कर दीजिए, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 40 अंडर रूट 3, जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 अंडर रूट 3 मीटर आपकी आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था आंसर, और इस तरह से मैंने इसकी लेंथ निकाल दी। क्वेश्चन में कुछ नहीं, 3 स्टेप हैं। पहले आप फिगर बना के उसकी डिटेल लिखिए, उसके बाद आप एक ट्राइंगल लीजिए जो राइट ट्राइंगल बन रहा हो, और क्या निकालना है और क्या गिवन है उन दोनों के बीच का रिलेशन देखो, गिवन और फाइंड आउट करना, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन आपने यूज किया, फिर बिल्कुल कुछ नहीं बचता है, आप सिंपल इसको कैलकुलेट करिए और आप आंसर पा जाएंगे। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद के ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे 6 में, A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट
some distance from a 30 meter tall building, the angle of the elevation from his eyes of the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. एक कोई भी, अब इसको इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कैसे फिगर बनाएंगे। एक आपकी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग खड़ी है, एक स्टूडेंट है 1.5 मीटर हाइट का यहाँ पे है। अब इसने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा, ये आइज इसकी, इससे हमें मतलब है, इसने इसके टॉप को देखा तो इसका एलिवेशन एंगल जो था वो बन गया आपका 30 डिग्री का। फिर ये स्टूडेंट इधर की तरफ और मूव किया बिल्डिंग की तरफ, और ये यहाँ कुछ समय के बाद यहाँ पे आ गया। अब इसने इस बिल्डिंग को देखा तो आप इसका एंगल था 60 डिग्री का इंक्रीज हो गया, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया आपका। अब वो ये कह रहा है कि इस बच्चे का जो, अब इसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है जो कि बच्चा इस पोजीशन से यहाँ तक गया है, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने कि उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल कन्वर्ट हो गया, बढ़ गया। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ए बी सी और डी, ये ले लो आप ए डैश बी डैश और सी डैश। तो हम यहाँ पर देखो क्या क्या शो करेंगे और कैसे करेंगे। लेट सी डैश डी इज ए बिल्डिंग इज इक्वल टू 30 मीटर। अब आपका बच्चे की जो हाइट है 1.5 मीटर की है और ये टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर की है, ये भी 1.5 हो गई। अब आपका 1.5 इससे कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि मेरा जो लेवल है जो हम कहाँ से काउंट करेंगे वो हम इस जगह से देखेंगे जो उसकी आई का लेवल है, आँख का लेवल है। आँख जहाँ से आपकी दिख रही है वहाँ से हमारी वो लेंथ निकल सकती है, और उसके बाद हम इसमें ज़्यादा हो तो हम इसको इस यहाँ से ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी। तो ये हमारा जो है ये इसमें तो कोई फ़र्क आएगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक आने में कोई फ़र्क आया हो, आप इस लेवल को देखेंगे तो आपने यहाँ से ग्राउंड मान लीजिए हम आँख ये है हमारी, तो हमारा ये लेवल होगा, ये बेस बन गया। अब आप देखिएगा कि 1.5 हाइट है और यहाँ से ये आपकी haइट हो जाएगी 28.5 मीटर, क्योंकि 1.5 आपका माइनस हो जाएगा। अब आप देखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर और बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर, आपने लेट कर लिया। डी सी इज इक्वल टू या सी डी इज इक्वल टू 28.5 मीटर, सब कुछ आपको मालूम चल गया। एंगल आपको ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एलिवेशन एंगल भी लिख सकते हो, एलिवेशन एंगल इज इक्वल टू वेशन एंगल्स इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो आपको इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगलों का यूज़ भी होगा और उनके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखिए बाई आपको नहीं ज़रूरत, लेकिन आपको बाई नहीं ज़रूरत है तो बाई की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़े, क्योंकि राइट एंगल आपका यहाँ पे आ रहा है। आप कभी भी ऐसा एंगल नहीं कोई ले सकते हो जिसके अंदर राइट एंगल ना हो। आप बी सी डी लेंगे तो इसमें राइट एंगल आ रहा, अगेन जब एंगल आप लेंगे तो ए सी डी ले सकते हो, ए बी डी नहीं ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई राइट एंगल नहीं है। तो आप उस पूरे एंगल को लेना पड़ेगा। तो इन राइट ट्राइंगल आप यहाँ से देखो, इन राइट ट्राइंगल पहले आप ले लो, बी सी डी ले सकते हैं, कोई सा भी आगे पीछे कर सकते हो। बी सी डी इज अब इसमें क्या परपेंडिकुलर और बेस, तो इसका रिलेशन होता है 10। अब एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 28.5 और आपको बेस दे रखा है 22।
इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बाई, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे या आप एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो √3 इज इक्वल टू, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। बाई की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ACD लेंगे, राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ACD, तो 10 30 इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर तो आपका वही रहेगा 28.5, लेकिन बेस कितना हो जाएगा x प्लस वाई, कितना हो जाएगा x प्लस वाई आपका हो गया। अब आप इसकी वैल्यू रखिएगा, वैल्यू रखोगे तो 1 अपॉन √3 होता है इसकी वैल्यू 10 30 की, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, सॉरी 28.5 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। अब आप इसको लेना चाहो तो इक्वेशन आप सेकंड ले लो और इसको इक्वेशन आप फर्स्ट ले सकते हो। अब आप देखिएगा कि आपको y की वैल्यू मालूम है, उसमें आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू मालूम है, तो आप y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पे देखना चाहो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और उसको उधर ले जाएंगे, तो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू थी वो लिख दी, y की वैल्यू जो आपकी थी वो पुट कर दी, x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। आप एलसीएम लेने के लिए इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए, 28.5 कॉमन हो गया तो √3 माइनस 1 अपॉन √3। देखो आप ध्यान से, ये कॉमन आ गया तो ये बचेगा, यहाँ से माइनस आ गया, ये कॉमन आ गया तो 1 अपॉन √3 बचेगा, आ गया। अब आप देखेंगे x इज इक्वल टू 28.5, इसका एलसीएम लोगे तो √3 अब √3 हो गया तो 3 माइनस 1, इट मीन्स बन गया 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, क्योंकि 3 में से 2 गया, बन गया 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 57 अपॉन √3। फिर देखो आपके √3 नीचे आ गया, अब √3 नीचे आ गया तो इसका मतलब रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 57 √3 अपॉन 3 से आप कट कर दो 19 √3 मीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। जो उस बच्चे ने a और b की वैल्यू आएगी तो AB इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। ये बच्चा A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में कितना चला, 19 √3 मीटर जब उसने ट्रेवल किया, चला, वॉक किया टुवार्ड द बिल्डिंग की तरफ, तब उसका एंगल 30 से 60 इंक्रीज हुआ था। तो ये आपको आंसर निकालना था, ये आपकी वैल्यू आ गई। सपोज दैट अगर y को भी पूछता कि ये डिस्टेंस क्या है या टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आप y में भी रेशनलाइजेशन कर देंगे, y की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, दोनों को प्लस कर देंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और स्टूडेंट आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप, इसमें गिवन है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप एंड द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक कोई 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, हाई ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर, उस बिल्डिंग पर एक आपका टावर है। सपोज दैट इस तरह का कोई टावर है जो आपका फिट है उस पर, ये आपका ग्राउंड है या आपका बेस है। यहाँ से किसी भी व्यक्ति ने, कोई भी पर्सन ने, आप देखेंगे कि जब आपको इसने इस
ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये है, टॉप ये है। इसके बॉटम को देखा तो आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। जब इसने इसके टॉप को देखा तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया कंप्लीट पूरा। ये सपोज दैट आप ले लो ए, बी, सी और डी। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? क्योंकि आपने देखा कि ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट, ये उस पर ट्रांसमिशन टावर लगा, इसकी हाइट h ले लो। ये आपको जो बिल्डिंग और इसके टावर जिस व्यक्ति खड़ा है कोई पर्सन, तो वहाँ से आपकी जो ये डिस्टेंस अभी आपको नहीं गिवन है, इसको x ले सकते हैं आप। अब आप देखेंगे कि आपको एक ही पॉइंट पे दो एंगल बन गए। उसमें क्या था? अलग अलग एंगल। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि आपको दो एंगल बनते थे लेकिन अलग अलग पॉइंट पे। इसमें क्या एक ही पॉइंट पे दोनों एंगल बन रहे। पहले इसने इस व्यक्ति ने इसके ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा, यहाँ से देखा, ये वाला पॉइंट देखा तो 45 डिग्री का एंगल इतना बना। फिर इसने इसके टॉप को देखा तो ये कंप्लीट एंगल पूरा आपका 60 डिग्री का हो गया। हाइट हमने एच लेट कर ली और बेस आपने एक्स लेट कर लिया। तो हम लिखेंगे लेट BC इज ए बिल्डिंग। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी बिल्डिंग है और कौन सा टावर है। ये मीटर हो गई। लेट CD इज ए टावर, ट्रांसमिशन टावर भी लिख दो, ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू H मीटर लेट कर लिया। AB इज इक्वल टू आप X ले लो। अब आप देखिएगा एलिवेशन एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री। BAC और BAD पूरा कंप्लीट। अब आपको निकालना है H, आपको मेन तो H निकालना, लेकिन दो एंगल लिए दिए गए हैं तो दोनों एंगल से दो इक्वेशन बनेगी और उन इक्वेशन से आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो दोनों इक्वेशन का, दोनों ट्राइंगल्स का हमें यूज भी करना पड़ेगा। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे? देखो, पहले आप लेंगे इन राइट ट्राइंगल, पहले आप ले लीजिए ABC। अब परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि हाइपोटेनियस का उसमें कोई रोल नहीं है, तो tan थीटा या tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 20 और आपका बेस है x। तो इसकी वैल्यू होती है, देखिए tan 45, ये आपने ABC लिया है तो 45 डिग्री है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अब आप देखेंगे कि आपने x की वैल्यू आ गई। अब एक तो हो गया ट्राइंगल से सोल्व, अब दूसरा ये राइट ट्राइंगल। अब आप लेंगे BAC या ABD। अब देखो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? H + 20। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पूरा ट्राइंगल ले रहे हो तो इसका परपेंडिकुलर ये पूरा ही कंप्लीट आएगा, बेस आपका वही रहेगा। तो आप देखें जितना एंगल ले रहे हो उसमें जो भी बेस बन रहा है, जो भी परपेंडिकुलर बन रहा है, वही वैल्यू आपकी आएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है आपका x, √3 इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू H + 20 अपॉन x। तो यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3x इज इक्वल टू H + 20। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इसको पहले वाली इक्वेशन सोल्व हुआ, ये निकली, दूसरे से ये हुआ। अब आपको h चाहिए तो x नहीं हमें चाहिए, तो x की वैल्यू में इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 √3। x की जगह पर आपने 20 रख दिया तो वो आगे लिखा जाएगा h + 20। अब देखिए 20 को आप इधर लाएंगे, 20 √3 - 20 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लो, तो √3 - 1।
अगर आप चाहो तो इसमें √3 की वैल्यू भी रख सकते हो और कंप्लीट आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको यहीं तक पूछा गया है या आपको उसने यहीं तक वैल्यू निकालनी है तो वो भी हम देख के आप ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें एक आपको पेडेस्टल दिया गया, उसके ऊपर एक स्टेच्यू लगा है और इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी मैंने किया था। अब इसने कहा कि जब एंगल ऑफ द, ये पेडेस्टल है, स्टेच्यू है 1.46 मीटर का और ये आप h लेट कर लो। इसके बाद टॉप ऑफ द, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेच्यू, टॉप ऑफ द स्टेच्यू का जब एंगल देखा तो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। और जब आपने एंगल देखा उसका टॉप ऑफ द पेडिस्टल का तो आपका ये एंगल हो गया, ये 60 डिग्री का कंप्लीट होगा और ये एंगल आपका 45 डिग्री का हो गया। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन बन गया A B C और D और ये आप x ले लीजिए इसको और ये h। आप उस लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको ये गिवन थी, ये फाइंड आउट करना है, इसमें आपको ये गिवन, ये फाइंड आउट करना है। सेम टू सेम आप अगर करोगे डेफिनेट आपका उसी तरह से हो जाएगा और आप क्लियरली आपको इसको कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन को करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो आपकी डिटेल थी वो ऑलमोस्ट मैंने इसमें फिल कर दी। ये पेडिस्टल है, इसकी हाइट ये है, लेट ए बी इज इक्वल टू x मीटर में लेट कर लिया। अब इन राइट ट्राइंगल वही जो आपको हमने पेडिस्टल लिया, स्टेच्यू लिया, ये सब लिख दिया। अब आप इन राइट ट्राइंगल ए बी सी देखो, ए बी सी। अब आपका इसमें भी वही tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो x इज इक्वल टू h आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी डी, ए बी डी पूरा कंप्लीट लिया जाएगा। तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही आएगा। अब h प्लस 1.6 अपॉन x √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द पेडिस्टल की फाइंड आउट करना है। तो आपको h निकालना है, तो x की वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पे x √3h, इस h को इधर ले आएंगे, माइनस का h इज इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लीजिए आप, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। अब आप देखेंगे h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ द पेडिस्टल आ जाएगी। हाइट ऑफ द पेडिस्टल आपने निकाल ली। इस तरह से आपका ये स्टूडेंट क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आपको हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, थैंक यू।